नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं खबरों के पीछे। रोज रात 9 बजे एक नई कहानी लेकर हम आपके सामने हाजिर होते हैं। अपराध की दुनिया की कई कही अनकही कहानियों में से एक कहानी हम आपके साथ साझा करते हैं। खबरों के पीछे के यदि आप नियमित दर्शक हैं तो आपको पता है कि एपिसोड नंबर 254 से श्रृंखला चल रही है किशोर कुणाल आईपीएस की। बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ आईपीएस पदाधिकारी रहे, अब भगवान राम और भगवान हनुमान की सेवा में है। तो आज खबरों के पीछे का एपिसोड नंबर 258 है। किशोर कुणाल की श्रृंखला को आप प्रारंभ से देखना चाहें तो 254 से शुरू कीजिए। तो देखिए, हम किसी फ्लैशबैक में नहीं जाते हैं, बस इतना बताते हैं कि देखिए, सीमेंट घोटाला पकड़ा गया रोहतास में जब एसपी किशोर कुणाल वहां पहुंचे। पकड़ा तो पहले गया था, लेकिन कार्यवाही इनके समय में हुई। बीपी जैन जो रोहतास इंडस्ट्रीज लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर थे, डालमिया ग्रुप के आदमी थे। मुख्यमंत्री ने भी उनकी गिरफ्तारी न करने का अभयदान दिया था, लेकिन फिर भी किशोर कुणाल ने अरेस्ट किया और जब छूट कर आए तो वे डालमिया नगर से चले गए। उनकी जगह पर नए आत्माराम शराबगी आए, जिन्होंने रोहतास इंडस्ट्रीज लिमिटेड के खाली फ्लैट्स को खाली कराने का निर्देश दिया। मतलब वहाँ कोई दूसरा रह रहा है। और इसी खाली कराने के ऑपरेशन में एक फ्लैट में विजय बहादुर सिंह, जो रोहतास जिला संवाददाता संघ मतलब रोहतास के सम्मानित पत्रकार थे, रिपोर्टर्स यूनियन के प्रेसिडेंट थे, उनकी हत्या हो गई। तो घटना की रात दिसंबर महीने की बात है। नाइट पेट्रोलिंग पर निकले थे किशोर कुणाल एसपी। उन्होंने मौका ए वारदात पर पहुंचकर सभी अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया और पैदल मार्च कराते हुए थाना तक ले गए थे। लेकिन अब सवाल ये था कि अपराधियों की गिरफ्तारी से और मारे गए विजय बहादुर सिंह के परिजनों के बयान से स्पष्ट था कि इसके मेंटर आत्माराम शराबगी हैं, जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, बहुत बड़े आदमी हैं। और किशोर कुणाल का पंगा तो पहले ही रोहतास इंडस्ट्रीज लिमिटेड से हो चुका है। मुख्यमंत्री ने तबादला भी किया था, फिर तबादला रद्द हुआ, तो अब दोबारा बिल्कुल आमने सामने की बारी आ गई। तो किशोर कुणाल ने यह समझ लिया था कि यह जो हत्या हुई है, इसमें अपराधी गिरोह को सुपारी और थाने को सलामी दी गई थी। खैर, तो आत्माराम शराबगी का जो आवास था, जो बंगला था, वो डालमिया नगर थाने के बिल्कुल करीब ही था। तो थानेदार को उन्होंने भेजा, रात को ही वे थाने में थे, थाना एक फ्लैट में चल रहा था, कि आत्माराम शराबगी को गिरफ्तार कर लाओ। थानेदार पर उन्हें संदेह था। जब आधे घंटे गुजर गए और किशोर कुणाल को लगने लगा कि फिर से दाल में कुछ काला है, कहीं ऐसा न हो कि अब मेरा जो थानेदार जिसे हमने गिरफ्तार कर लाने का निर्देश दिया है, वो रिश्वत की मोटी रकम पर फिर से न बिक जाए। तो आधे घंटे तक इंतजार करने के बाद किशोर कुणाल ने फैसला किया कि हम खुद चलते हैं आत्माराम शराबगी के घर पर। उन्होंने साथ में 2 सिपाही लिए और पहुंच गए पैदल मार्च करते हुए आत्माराम शराबगी के बंगले पर। आवाज दी गई, दरवाजा बंद था, लेकिन आवाज देने पर भी सिपाहियों ने आवाज दी थी, दरवाजा नहीं खुला। तब किशोर कुणाल ने, एसपी ने फैसला किया। सोचिए, आजकल के आईपीएस ऐसे होते हैं कि नहीं होते हैं, फैसला आपको करना है। तो किशोर कुणाल ने फैसला किया कि अब हम दीवार तरपते हैं, दीवार को फांदते हैं। सिपाहियों की मदद से उन्होंने दीवार फांदा और घर के भीतर प्रवेश कर गए। जब वे घर के भीतर प्रवेश कर गए, रात को सिपाही भी कूदे, तो फिर से उन्हें जो शक था, वह शक सत्य में प्रतीत होता सामने दिख गया। थानेदार जिसे गिरफ्तार करने के लिए भेजा गया था आत्माराम शराबगी को, वह बैठा हुआ था और आत्माराम शराबगी टाई बांध रहे थे। अब देखिए, जब वे टाई बांध रहे थे तो थाना चलने के लिए तो टाई बांध नहीं रहे थे, मतलब भागने के लिए टाई बांध रहे थे, या फिर अपने पावर का, अपनी पहुंच का इतना गुमान था कि वे टाई बांध कर ही निकलना चाहते थे रात को। तो किशोर कुणाल से जैसे ही आमना सामना हुआ आत्माराम शराबगी का, आत्माराम शराबगी ने समझ लिया कि अब मुझे कोई नहीं बचा सकता है। किशोर कुणाल से क्या बोलते? किशोर कुणाल से आत्माराम शराबगी ने पूछा, अपनी नियति जान गए थे
कि क्या मैं गिरफ्तार कर लिया गया हूं। तो किशोर कुणाल ने भी बहुत सहजता से, वैसे भी किशोर कुणाल ऊंची आवाज में बात नहीं करने के लिए जाने जाते हैं, तुम कहते नहीं है आप ही कहते हैं, सिपाही को भी आप ही कहा करते थे। तो उन्होंने आत्माराम शराबगी को कहा कि देखिए आप गिरफ्तार कर लिए गए हैं या नहीं कर लिए गए हैं इस बात को अभी हम नहीं कहेंगे, लेकिन गिरफ्तारी की संभावनाओं से इनकार भी नहीं किया जा सकता है। तो इसके बाद किशोर कुणाल ने आत्माराम शराबगी को कब्जे में लिया। थानेदार अब क्या करता, एसपी सामने थे, सिपाही साथ में था। तो किशोर कुणाल ने, उनकी एक स्टाइल थी कि जो अपराधी थे उन्हें मार्च कराते थे। तो उस देर रात को आत्माराम शराबगी को, जो इतने बड़े शख्स थे, उन्हें पैदल मार्च कराते हुए थाना तक ले आए और यहां लाकर कस्टडी में बंद कर दिया। तो ये देर रात, आधी रात के बाद का ये सारा घटनाक्रम था। तो आत्माराम शराबगी गिरफ्तार कर लिए गए थे। अब आगे की कार्यवाही पूरी की जानी थी ताकि कोर्ट में सब कुछ ठीक से निपट सके। अगले दिन मतलब सुबह होने के बाद आत्माराम शराबगी को न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना था। किशोर कुणाल को इस बात का भी एहसास हो गया था कि जैसे ही कोर्ट में हम इन्हें पेश करेंगे, ये जो कंपनी है डालमिया ग्रुप है, रोहतास इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, वह जमानत की अर्जी भी लगाएगा। तो जमानत की अर्जी का विरोध करने के लिए भी तैयारी कर ली जानी है। और इधर जैसे ही सुबह सूर्योदय हुआ, डालमिया नगर में इस बात की खबर फैली कि रात को विजय बहादुर सिंह, पत्रकार, मजबूत पत्रकार, प्रतिष्ठित पत्रकार, उनकी हत्या कर दी गई है। तो बड़ी संख्या में लोग थाना पहुंच गए और थाना पहुंचे हुए लोगों का गुस्सा आप समझ सकते हैं कि आसमान पर था। आत्माराम शराबगी की मिली भगत को वे जान चुके थे। तो शराबगी को फांसी दो, शराबगी को फांसी दो, यह नारा गूंजने लगा था। इस बीच पूछताछ में किशोर कुणाल ने आत्माराम शराबगी से यह बात जान ली थी कि हां, उन्होंने विजय बहादुर सिंह से फ्लैट खाली कराने को लोगों को भेजा था, लेकिन हत्या करने का निर्देश नहीं दिया था। अब हत्या कैसे हो गई, यह बात उनकी समझ से परे है। तो थाने में हत्या करने वाले अपराधी और हत्या को अंजाम दिलाने वाला आत्माराम शराबगी दोनों मौजूद थे और इसके साथ बहुत बड़ी भीड़। इस भीड़ के बीच बड़ी मशक्कत से जब दिन में कोर्ट खुलने का समय हुआ, कोर्ट खुल गया, जज बैठ गए, तो आत्माराम शराबगी को भीड़ के बीच से निकाला गया। पब्लिक फांसी दो का नारा लगा रही थी। उन्हें ले जाकर कोर्ट में प्रस्तुत कराया गया। जैसी उम्मीद थी, पेशी के साथ ही आत्माराम शराबगी की जमानत की अर्जी लग गई। कोर्ट ने जमानत की अर्जी पर सुनवाई की, पुलिस के पक्ष को सुना और जमानत की अर्जी खारिज कर दी गई। जब अर्जी खारिज हो गई तो वे जेल भेज दिए गए और जेल आत्माराम शराबगी को पहुंचाया जाता। इसके पहले ही जेल के गेट पर रोहतास जिले के तमाम पत्रकारों का धरना शुरू हो चुका था। वे जेल गेट पर जमा हो गए थे। उन्हें इस बात का अंदेशा था कि आत्माराम शराबगी जितने बड़े आदमी हैं, रोहतास इंडस्ट्रीज लिमिटेड का जितना प्रभाव है, डालमिया ग्रुप की जितनी ताकत है, यदि आत्माराम शराबगी जेल के भीतर भी रहेंगे तो उन्हें स्पेशल फैसिलिटी प्राप्त होगी। तो पत्रकार यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि किसी भी कीमत पर जेल के भीतर आत्माराम शराबगी को कोई स्पेशल फैसिलिटी नहीं मिले, उन्हें सामान्य कैदियों की तरह रखा जा सके। तो खैर, पत्रकारों की ताकत का परिणाम निकला और आत्माराम शराबगी जेल में सामान्य कैदियों की तरह बंद किए गए। जेल प्रशासन चाहकर भी कोई विशेष सुविधा उपलब्ध नहीं करा सका। तो आत्माराम शराबगी जेल में बंद और फिर आत्माराम शराबगी को बेल लेने में बड़ी मुश्किल हुई। बाद में उन्होंने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के यहाँ जमानत की अर्जी लगाई, वह भी खारिज कर दी गई। फिर किसी तरीके से पटना हाईकोर्ट से उन्हें जमानत मिली और जमानत मिलने के बाद फिर से आत्माराम शराबगी अपने पुराने रूप में लौटने लगे। अब किस रूप में लौटे, यह भी जानना बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। तो देखिए, इस बीच आत्माराम शराबगी का छूटना हुआ, लेकिन उसके पहले किशोर कुणाल ने इस कांड का अनुसंधान के बाद सुपरविजन कर दिया था। बहुत डिटेल सुपरविजन किया था और सुपरविजन को
पटना में पुलिस हेडक्वार्टर में भी भेजा गया। लेकिन किशोर कुणाल की जीवनी पर जो आधारित पुस्तक है दमन तक्षकों का, वह और कई बातों का खुलासा करती है। खुलासा इस बात का है कि जब इस कांड का सुपरविजन किया गया या फिर अनुसंधान चल रहा था, तब भी कई ऐसे लोग थे जो इस मुकदमे में पैरवी कर रहे थे। उन्हें विजय बहादुर सिंह की हत्या की कोई चिंता नहीं थी। और पैरवीकारों में एक सीबीआई के एसपी भी थे जो बिहार के बाहर पदस्थापित थे। ठीक इसी प्रकार से सीआईडी अपराध अनुसंधान विभाग के आईजी लेवल के एक अधिकारी थे और जो उन्होंने सुपरविजन किया था, उस सुपरविजन में मीन मेख निकालने की कोशिश की गई थी। जैसे यह कहा गया कि डेहरी में जो एसपी की कोठी है, मतलब किशोर कुणाल का जो बंगला था, वहां से दालमिया नगर थाने की दूरी सिर्फ 5 किलोमीटर है। तो ऐसे में आधे घंटे का वक्त कैसे लग गया एसपी को डेहरी अपनी कोठी से प्रस्थान करने के बाद। तो किशोर कुणाल ने कहा कि देखिए, इस बात का जिक्र तो हमने सुपरविजन नोट में ही कर रखा है कि एसपी के बंगले मतलब डेहरी से डालमिया नगर के बीच में एक रेलवे का फाटक पड़ता है। जब हम रेलवे के फाटक के पास पहुंचे थे तो रेलवे का फाटक बंद था, तो फाटक तो हम खुलवा नहीं सकते थे। फिर वहीं से घटना की सूचना भी मिली थी जब उन्होंने महिलाओं का रोना सुना था। तो किशोर कुणाल ने यह बात सुपरविजन नोट में ही स्पष्ट कर दी थी कि फाटक बंद था। आपको हमने पिछले एपिसोड में भी बताया था कि किशोर कुणाल तो उस रात डेहरी में होंगे, इस बात की उम्मीद ही किसी पुलिस वाले को नहीं थी, क्योंकि वे गए हुए थे भभुआ में कैमूर पहाड़ी पर दस्युओं से मतलब डकैतों से मुकाबला करने को लौट आए थे। और चूंकि उन्होंने पुलिस मैनुअल में वह नियम पढ़ा था कि हफ्ते में 2 दिन नाइट पेट्रोलिंग में निकलना होता है एसपी को, इसलिए ठंड की उस रात में भी वे निकले थे। और जब निकले तो फिर इस कांड से मुकाबला हो गया, अपराधियों की गिरफ्तारी हुई, आत्माराम शराबगी भी गिरफ्तार कर लिए गए। तो खैर ये पैरवी चलता रहा। उधर जब पटना हाईकोर्ट से जमानत लेने के बाद आत्माराम शराबगी बाहर आए तो रोहतास इंडस्ट्रीज लिमिटेड को झटका तो पहले ही लग चुका था। पहले बीपी जैन, अब आत्माराम शराबगी। तो आत्माराम शराबगी ने भी ठीक बीपी जैन के स्टाइल में पटना आकर मुख्यमंत्री से मुलाकात की। समझ ही सकते हैं, मैंने पिछले एपिसोड में बताया है कि बीपी जैन जब मुख्यमंत्री से मिलने जाते थे तो ब्रीफकेस लेकर जाते थे और इसी ब्रीफकेस के बूते उन्हें अभयदान मिलता था। लेकिन मिला हुआ अभयदान किशोर कुणाल के सामने काम नहीं आया था और ब्रीफकेस के बूते ही पिछले दफे किशोर कुणाल का तबादला कराया गया था। लेकिन रेल मंत्री एपी शर्मा बीच में कूद पड़े थे, इंदिरा गांधी का जिक्र आ गया था, इसलिए तबादला आदेश को निरस्त करना पड़ा था। खैर, तो इस बार जब आत्माराम शराबगी मिले बीपी जैन के स्टाइल में मुख्यमंत्री से, तो फिर से किशोर कुणाल का तबादला कर दिया गया, रोहतास से तबादला। किशोर कुणाल की पुस्तक, जो उनकी जीवनी पर आधारित पुस्तक है दमन तक्षकों का, उसमें इस बात का उल्लेख है कि उन्हें तबादले की जानकारी अपने गांव पर मिली। वे छुट्टी पर गांव आए हुए थे, छठ का पर्व था, तो उन्हें यह खबर मिल गई कि उनका तबादला हो गया है। और इस दफे हुए इस मनोदशा में थे कि चार्ज देकर वापस हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही किशोर कुणाल के तबादले की खबर फैली, जो रोहतास में आपराधिक गिरोह थे, उनका मनोबल बहुत तेज हो गया। किशोर कुणाल की पुस्तक कहती है कि जब वे अपने गांव से वापस पदभार सौंपने के लिए रोहतास जा रहे थे, डेहरी जा रहे थे, तो रास्ते में ही उन्हें इस बात की खबर मिली कि रोहतास जिले में उनके तबादले से गदगद अपराधियों ने, आपराधिक गिरोह ने 15 ठाकुरों की निर्मम हत्या कर दी है। मतलब 15 हत्याएं एक साथ, एक नरसंहार कर दिया गया। किशोर कुणाल की पुस्तक कहती है कि वे रास्ते में ही थे। इस नरसंहार के खिलाफ स्थानीय लोगों का गुस्सा आसमान पर चढ़ गया था और उन्होंने जीटी रोड को जाम कर दिया था। ये स्थानीय लोग किशोर कुणाल मतलब मेरा तबादला रद्द करने की मांग कर रहे थे और तब तक सड़क से हटने को तैयार नहीं थे जब तक सरकार आदेश न कर दे। सरकार को झुकना पड़ा था
सरकार ने आश्वासन दिया। अभी ये मौखिक आश्वासन ही था कि तबादला आदेश निरस्त होगा। तो जब यह आश्वासन मिला तो पब्लिक सड़क से हट गई थी। किशोर कुणाल कहते हैं कि मैं रोहतास पहुंचा, डेहरी पहुंचा और मैंने सोचा कि अब इतना विवाद हो गया है, मैंने तो सारा काम ईमानदारी से किया, डकैतों से भी लड़ा। देखिए रोहतास में डकैतों से जो लड़ाई लड़ी है किशोर कुणाल ने, वह कहानी भी आगे आने वाले दिनों में आपको हम बताएंगे। लेकिन किशोर कुणाल को लगा कि नहीं, अब मुझे विरमित हो जाना चाहिए, मतलब यहाँ का पदभार सौंप देना चाहिए और मुझे जहाँ नई तैनाती की जा रही है वहाँ चले जाना चाहिए। तो किशोर कुणाल की पुस्तक कहती है कि तब पुलिस के मुखिया, बिहार पुलिस के मुखिया फजल अहमद होते थे। फजल अहमद ने उन्हें बुलाया पटना में और फजल अहमद ने कहा कि देखो किशोर कुणाल, यदि तुम जाना चाहते हो तो हम तुम्हें रोकेंगे नहीं। सरकार ने जनता से वायदा किया है कि तुम्हारा तबादला आदेश निरस्त किया जाएगा, लेकिन जब तुम स्वयं जाने के लिए तैयार हो तो हम क्या कर सकते हैं। पर एक बात मुझे कहनी है कि तुमने बहुत मेहनत करी है, मैंने तुम्हारा अनुसंधान देखा है, मैंने तुम्हारा सुपरविजन नोट देखा है पत्रकार हत्याकांड में। तो जाने के पहले इस केस में चार्जशीट सबमिट करते हुए जाओ। तो किशोर कुणाल ने कहा कि देखिए सर, ऐसा है कि मेरा तबादला हो गया है, स्थानांतरण आदेश निर्गत किया जा चुका है, ऐसे में नैतिकता नहीं कहती है कि मुझे इस केस में चार्जशीट स्वयं दाखिल करना चाहिए। तो फजल अहमद ने कहा, जो बिहार पुलिस के मुखिया थे, कि यदि तुम्हें इस बात का अंदेशा है और तुम्हें इस बात में संकोच है तो मैं आदेश करता हूं कि तुम ये काम करके जाओ। इसके बाद फजल अहमद ने, मतलब बिहार पुलिस के मुखिया ने, आदेश जारी किया और किशोर कुणाल ने वापस जाकर पत्रकार हत्याकांड में आत्माराम शराबी के खिलाफ चार्जशीट दायर कराया। तो ये इनकी कार्यवाही हुई। जब सासाराम में खबर पहुंची, डेहरी में खबर पहुंची कि किशोर कुणाल का तबादला हो गया है, वे विरमित होकर जा रहे हैं, तो बड़ी संख्या में लोग उन्हें विदाई देने के लिए, किशोर कुणाल को बहुत लोगों ने देखा भी नहीं था। लोगों को उम्मीद इस बात की थी कि ये जो किशोर कुणाल हैं, जो इतने बड़े बड़े लोगों से लड़ रहे हैं, उनकी जो कद काठी होगी, कोई 6 फीट के आदमी होंगे, हट्टा कट्ठा होंगे, बड़ी बड़ी मूछें रखते होंगे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि यह आदमी तो 5.5 फीट का सामान्य कद काठी का आदमी है, दुबला पतला है, हल्की सी मूछ रखता है, तो उन्हें आश्चर्य हुआ और बहुत गर्मजोशी और जिसे कहते हैं भावभीनी विदाई मिली। किशोर कुणाल की रोहतास से रवानगी हुई। तो आज रोहतास इंडस्ट्रीज लिमिटेड वाली कहानी तो हम खत्म कर रहे हैं। जो इन्होंने डकैतों से मुकाबला किया वह कहानी भी आपको हम जल्द बताएंगे। तो आप देखते रहिए खबरों के पीछे को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल खबरों के पीछे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा। एक और बात जो हम आखिरी में कहते हैं कि आप मुझसे कोई कहानी सुनना चाहते हैं, मुझे कोई कहानी बताना चाहते हैं, कोई भूल सुधार चाहते हैं या सीधे तौर पर संपर्क करना चाहते हैं तो आप हमें gyaneshwarlive@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। आप अपना नंबर भी लिख कर भेजिए, जरूरत होने पर हम आपसे बातचीत करेंगे। आपकी पहचान को हम तब तक गोपनीय रखते हैं जब तक आपसे अनुमति न प्राप्त कर लें। और यदि आप मुझे कोई कहानी सुनाने को कह रहे हैं तो उस कहानी, मतलब वारदात की तारीख, साल और घटना स्थल, शहर का पता है तो मुझे ज़रूर बताइए। मुझे कहानी तलाशने में अपनी डायरी के पन्नों से या फिर रिसर्च टीम को कहने में आसानी होगी। तो खबरों के पीछे के साथ बने रहिए। आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। मिलते हैं कल रात 9 बजे एक नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।